हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है माल्टोज। माल्टोज की चर्चा करें उससे पहले बता दें कि माल्टोज जो है वो ये क्या है, एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या एक डाइसैकेराइड है। और इससे पहले ये जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने डाइसैकेराइड के बारे में चर्चा की थी और टू टाइप के डाइसैकेराइड, जैसे कि उसको सुक्रोज और लैक्टोज को हमने चर्चा कर ली थी। लैक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे माल्टोज की, जो कि क्या है, एक डाइसैकेराइड है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस टॉपिक के जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए टॉपिक की ओर देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो माल्टोज है, इसका अणुसूत्र या फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा C12H22O11। C12H22O11। यही सेम फार्मूला सुक्रोज का था और यही सेम फार्मूला लैक्टोज का था। और हम बात करें कि डाइसैकेराइड को हमने देखा था कि एक डाइसैकेराइड क्या करता है, दो मोनो इकाइयों में टूटता है। एक डाइसैकेराइड दो मोनो इकाइयों में टूटता है। तो हमने लैक्टोज को दो इकाई में तोड़ा था, सुक्रोज को दो इकाई में तोड़ा था। अब हम तोड़ते हैं माल्टोज को दो इकाइयों में। तो जो माल्टोज का फॉर्मूला है, इसको जलपघटित करवाएंगे। माल्टोज को जब जलपघटित करवाएंगे तो ये भी क्या देगा, दो मोनो इकाइयाँ देगा। दो मोनो इकाइयों का मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों ही क्या हैं, ग्लूकोज हैं। दो इकाइयाँ बनी, दोनों ही क्या बनी है, ग्लूकोज बनी। तो हम बोल सकते हैं कि जो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। जैसे ही इसका जलपघटित करवाएंगे या जलपघटन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, दो मोनो इकाइयाँ देगा। और माल्टोज मोनो इकाइयाँ कौन सी देगा, ग्लूकोज या टू टाइप के ग्लूकोज ही मोनो इकाइयाँ देगा। तो जलपघटित करवाया तो क्या बन गया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर की। तो फर्स्ट क्या है, जल में विलय है, क्योंकि वाटर के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, जल में विलय है। सेकंड हम बात करें, क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनेगी तो ये कैसी देगा, क्रिस्टल की जैसे देगा। हम बोल सकते हैं ये क्या है, कि क्रिस्टल की भांति काम करेगा। फिर आगे हम बात करें, जल में विलय है लेकिन एल्कोहल एंड ईथर में क्या है, अविलय है। ईथर में क्या है, अविलय। क्यों है, क्योंकि ये एल्कोहल या ईथर की प्रेजेंस में काम नहीं करता या इनमें डिजोल्व नहीं हो पाता। फिर आगे हम बात करें, गलनांक 243 केल्विन से 248 केल्विन तक। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। हम बात करें कि जो माल्टोज है वो क्या करता है, जल में विलय है, क्योंकि जल के साथ डिजोल्व होकर क्या करता है, दो मोनो इकाइयाँ हैं, दो ग्लूकोज की इकाइयों को तोड़ता है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस है। एल्कोहल एंड ईथर में क्या है, अविलय है, इनमें डिजोल्व नहीं होगा। गलनांक की बात करें 243 केल्विन से 248 केल्विन के बीच में क्या होगा, इनका गलनांक होगा। फिर आगे हम बात करें कि जो माल्टोज है वो क्या है, एक अपचायक शर्करा है, एक अपचायक शर्करा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, कि जो ग्लूकोज है या माल्टोज है वो कौन कौन से देगा। और इसमें कोई कैरेक्टर देख ले तो ये भी क्या होगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये भी क्या होगा, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। या हम बात करें कि ग्लूकोज इकाइयाँ हैं तो इनमें कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, CHO ग्रुप प्रेजेंट होंगे। लेकिन ग्लूकोज में CH ग्रुप है, लेकिन माल्टोज है उसके अंदर CHO ग्रुप एब्सेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, बॉन्डिंग बनाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बनाएगा, जिससे ये क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए करेक्टर की हम बात करें, सबसे पहले ये जल में विलेय है, क्रिस्टल ये ठोस है, एल्कोहल एंड ईथर में क्या है, अविलेय है। गलनांक क्या है, 243 केल्विन से 248 केल्विन है, एंड ये क्या है, अपचायक शर्करा है। फिर आगे देखिए इसके अंदर अगर एक ग्लूकोज की बात की जाए तो उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये माल्टोज के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक शो करता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक भी शो करता है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है हमें। ये फर्स्ट ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। ये सेकंड ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जोड़ना है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन नंबर 4 में क्या होगी, चेंजिंग आएगी, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा हमने क्या बना लिया, माल्टोज की स्ट्रक्चर बना दी, माल्टोज की स्ट्रक्चर बना दी। तो माल्टोज की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे दोनों इकाइयाँ कैसी है, ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं, दोनों ही कैसी है, ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं। तो एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखिए तो क्या देखते हैं हम कि कार्बन नंबर जो 5 है वो हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर कर देता है, एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, और जैसे ही वो एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो वहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप को हमने हटा दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन नंबर 4 और जो कार्बन नंबर 1 है, मतलब हम बोल सकते हैं एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, दूसरे का कार्बन नंबर 1 क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ से क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ से क्या निकला OH और यहाँ का H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये दोनों कौन सी स्ट्रक्चर बना लेंगे, माल्टोज बना लेंगे। माल्टोज क्या है, एक शुगर है, माल्टोज क्या है, एक शुगर है, हम बोल सकते हैं एक मीठी शर्करा है, एक मीठी शर्करा है। अब हम बात करते हैं इसकी हावर्त स्ट्रक्चर की, इनकी हावर्त स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाई जाती है उनकी हम बात करते हैं। तो हावर्त स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोनों ही कैसी होंगी, 6 मेंबर्ड रिंग होंगी, दोनों ही क्या होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग होंगे, 6 मेंबर्ड होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये दोनों हमारे ग्लाइकोसाइड के जो बॉन्ड थे उनकी सबसे पहले हम बात करें कार्बन नंबर 1 कहाँ से है, H, सेकंड में H, OH, OH, H, H, OH, यहाँ देखो CH2OH और H क्यों आए हैं, कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोजन यहाँ है लेकिन ऑक्सीजन ये ऐड हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में, यही हो रहा था यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लगा दिया हमने, CH2OH अलग निकल गया। ये तो कार्बन जो ग्लूकोज है वो फर्स्ट। सेकंड की हम बात करें
ये क्या हो गई, कार्बन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोनों का OH OH क्या करेगा, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो यहाँ की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये किस प्रकार की बॉन्डिंग बनाएगी कि जहाँ यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हम कर लेते हैं इस साइड में, क्योंकि यहाँ से जो एल्डिहाइड है उसमें कुछ चेंजेस आएगा, तो ये ग्रुप यहाँ, तो ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, OH नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। एक सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसके कार्बन नंबर 3 में ही क्या आता है, चेंजेज आता है। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिप्लेसमेंट होंगे, हाइड्रोजन और OH एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बाकी हावर्थ स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हावर्थ स्ट्रक्चर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल के कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या कर देंगे, दोनों स्ट्रक्चर जुड़ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, माल्टोज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, माल्टोज कहेंगे। माल्टोज की हावर्थ स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ से हम बोल सकते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, बाहर निकला है, यहाँ से कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 से क्या निकला है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला है। तो देखिए इसका फॉर्मूला था C12H22O6। अगर यहाँ कार्बन की नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम पोर्शन उस साइड में भी, ठीक है। तो ये हमारा जो माल्टोज था वो कंप्लीट हुआ। हम बोल सकते हैं कि हमने डाइसैकेराइड को कंप्लीटली चर्चा कर ली। 3 टाइप के डाइसैकेराइड हमने पढ़ लिए, 2 डाइसैकेराइड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और ये जो माल्टोज है उसकी हमने अभी चर्चा कर ली। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता था, क्या हुआ है, C12H22O11। जब इसको जलबघटित करवाया गया तो ये 2 मोनो इकाइयों में टूटता है, ये दो मोनो इकाइयों में टूटता है। आज हम आगे इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पॉलीसैकेराइड, वो हम चर्चा करेंगे अभी। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होंगे, वे मोनो इकाइयाँ जो क्या होगी बार बार जुड़कर क्या करती है, एक बहुत बड़े अणु बहुलक या बहुत बड़े अणु का निर्माण करिए, वो क्या कहलाता है, पॉलीसैकेराइड। देखिए पहले हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा, मोनोसैकेराइड में क्या थी, 1 यूनिट थी। फिर हमने डाइसैकेराइड पढ़ा, डाइसैकेराइड में क्या था कि डाइसैकेराइड टूट रहा था 2 मोनो इकाइयों में। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में क्या होंगी, हम बोल सकते हैं 3 से भी ज़्यादा बहुलक इकाइयाँ जुड़ी होगी, मोनो इकाइयाँ जुड़ी होगी। तो जब पॉलीसैकेराइड को तोड़ा जाता है तो वो किस में टूटेगी, मोनोसैकेराइड में टूटेगी। या हम बोल सकते हैं कि मोनोसैकेराइड की बहुत सारी यूनिटें एक लंबी श्रृंखला या बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेती है, उसे क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। बड़े अणु का निर्माण कर रही है मतलब कि उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो सबसे पहले देखिए इनमें एग्जाम्पल हम बात करें तो एक तो होता है सेल्यूलोज, दूसरा होता है स्टार्च। ये दोनों ही क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इनके अंदर मोनो इकाइयाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मोनो इकाइयाँ जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल्यूलोज कहेंगे। तो पॉलीसैकेराइड जब टूटती है, या हम बोल सकते हैं पॉलीसैकेराइड जो यूनिट है वो जब अपने अणुओं में टूटेगी या छोटे अणुओं में टूटेगी तो वो किस में टूटेगी, मोनो इकाइयों में टूटेगी, और बहुत सारी मोनो इकाइयाँ एक साथ बाहर निकलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुणों की, करेक्टर की। तो सबसे पहला करेक्टर होगा, ये क्या है, नॉन शुगर है। नॉन शुगर है का मतलब ये शुगर नहीं है, मीठे नहीं होते, नॉन शुगर है तो क्या होगा, स्वाद में मीठे नहीं होते, स्वाद में मीठे नहीं है। क्यों है नहीं है, क्योंकि ये नॉन शुगर है। आगे हम बात करें कि इन्हें नॉन शुगर भी कहते हैं, ये तो हमने बात कर ली। मीठे नहीं है तो इसको क्या कहेंगे,
स्वादहीन भी कहेंगे, मीठे नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, स्वादहीन भी कहेंगे, मतलब इसमें कोई स्वाद नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, और सबसे पहले सेल्यूलोज की हम बात करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की हम बात करें तो सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट की बाहरी आक्रमण या अटैक होने पर उनकी प्रोटेक्शन करती है। प्लांट का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। ये सेल वॉल प्लांट के जो इंटरनल टिश्यूज है उनकी प्रोटेक्शन करती है जब कोई बाहर से उनको क्या देता है, चोट मारता है। ठीक है, अब हम बात करें सेल्यूलोज में, जो मतलब सेल्यूलोज कहाँ पाया जाएगा, तो एक तो रुई और एक बात कर सकते हैं लकड़ी का मेन, लकड़ी जो होती है। तो रुई जो होती है वो क्या है, शुद्ध सेल्यूलोज है। जो रुई होती है, कपास, इसको हम बोलते हैं कि शुद्ध सेल्यूलोज है। लेकिन लकड़ी क्या है, लिग्निन का मिश्रण है। लकड़ी क्या है, लिग्निन का मिश्रण है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, अनप्योर सेल्यूलोज है। ठीक है, फिर आगे हम बात करें, जब इस सेल्यूलोज में शुटजर मिलाया जाता है, शुटजर अभिकर्मक मिलाया जाता है, तो ये क्या करती है, जटिल बन जाता है। क्योंकि ये क्या है, शुद्ध सेल्यूलोज क्या होगा, नरम होगा। और जब इसमें शुटजर अभिकर्मक मिलाएंगे, शुटजर अभिकर्मक मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी, मतलब कठोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुटजर अभिकर्मक मिलाया है। दोबारा देखिए, जो सेल्यूलोज है वो कहाँ मिलता है, प्लांट की सेल वॉल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। प्लांट का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सेल वॉल। तो हम बोल सकते हैं सेल्यूलोज कहाँ प्राप्त होगा, इसी सेल वॉल में प्राप्त होगा। फिर हम बात करें कि एग्जाम्पल जैसे कि रुई और लकड़ी, ये दोनों भी क्या है, सेल्यूलोज के एग्जाम्पल है। रुई क्या है, शुद्ध सेल्यूलोज है, लेकिन लकड़ी क्या है, लिग्निन का जमाव है, लिग्निन का जमाव है। फिर इसको जब शुटजर, रुई है तो ये क्या होंगी, सॉफ्ट होगी। जब इसको शुटजर अभिकर्मक मिलाया जाता है, शुटजर अभिकर्मक मिलाया जाएगा, तो ये जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या कर लेगा, कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब हम आगे बात करें, ये क्या करती है, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये क्या करती है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होंगे, ग्लूकोज के अणु होंगे, या मोनो इकाइयाँ किसकी होगी, ग्लूकोज की होगी, या ग्लूकोज की मोनो इकाइयों से ये जुड़ेगा। तो चलिए हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, सेकेंड स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, ये थर्ड स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। हम बोल सकते हैं हमने क्या बनाया है, एक स्टार्च की स्ट्रक्चर बनाई है। इसी टाइप की और भी स्ट्रक्चर जुड़ी होंगी। अब तो हम इनको बॉन्डिंग से जोड़ें, तो कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 से, यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। और ये क्या है, एक सेल्यूलोज है। ये क्या है, सेल्यूलोज है, या सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर बन गई। सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होंगी, मोनो इकाइयाँ होंगी, किसकी, ग्लूकोज की।
किसकी स्ट्रक्चर होगी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होगी। और ये बीटा ग्लाइकोसाइड, बीटा हम बोल सकते हैं बीटा ग्लूकोज से जुड़ा होगा। जबकि इससे पहले जो हमने डाइसेकेराइड पढ़ा था माल्टोज, उसके अंदर क्या थे, एक बीटा इकाई थी और एक अल्फा इकाई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जब बॉन्डिंग बन गई, अब अगर इसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाई जाए, अब इनकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाई जाए तो वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर देगा, उसकी हम बात करते हैं। हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक बार इनको यहाँ से रफ कर लेते हैं। तो ग्लूकोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो तीनों ही क्या होंगी, ये कार्बन नंबर 6, अब हम बात करते हैं कार्बन नंबर 1 में, क्योंकि कार्बन नंबर 1 में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। कार्बन नंबर में क्या 1 में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। तो ये बॉन्डिंग किस प्रकार से करेंगे, तो ये हम बोल सकते हैं कार्बन नंबर 1 में बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ से HOH है और यहाँ क्या होगा, ऊपर OH और H है। तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक बॉन्डिंग। सेकंड बॉन्डिंग की हम बात करें, वही ऊपर OH और H, तो ये यहाँ से OH और ये H बाहर निकलेगा। तो ये किस प्रकार की बॉन्डिंग देगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, OH और H, OH और H। तो ये क्या बन गई, सेल्यूलोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर, सेल्यूलोज की हार्वर्थ संरचना। किसके जुड़े गए हैं, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े गए हैं, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकले हैं। तो सेल्यूलोज की जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करें तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। कार्बन नंबर 3 में सेम चेंजेज है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऊपर और OH को नीचे ट्रांसफर करता है। तो ये क्या बन गई, सेल्यूलोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ से हमने सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर पढ़ी। सेल्यूलोज क्या है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, हम बोल सकते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या करती है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक होती है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक का मतलब OH इस साइड में होगा, अगर अल्फा है तो ये OH इस साइड में होगा। ठीक है, अब हमने बात की यहाँ से स्ट्रक्चर के बाद इसकी बनाई हार्वर्थ स्ट्रक्चर, और हार्वर्थ स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल के ये क्या बना रही है, हार्वर्थ स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल सकते हैं। सेल्यूलोज के बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टार्च। सेल्यूलोज के बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टार्च। और स्टार्च की बात करें तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लांट में। सेल्यूलोज भी प्लांट में पाया जाता है और स्टार्च भी प्लांट में ही पाया जाता है। या हम बोल सकते हैं दोनों ही क्या हैं, प्लांट के ही पार्ट हैं। स्टार्च इसको प्लांट के अंदर स्टोर करते हैं मड के रूप में, मड के रूप में स्टोर करते हैं। जब प्लांट फूड फॉर्मेशन करता है, जब प्लांट फूड फॉर्मेशन करता है और उसके पास जो एक्स्ट्रा फूड रह जाता है वो उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। जब कई बार जब प्लांट फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, इसी स्टार्च से, मड से ही क्या करता है, भोजन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि स्टार्च का जो फॉर्मूला है, अणुसूत्र,
वो क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मूला या अणुसूत्र क्या होगा। तो अणुसूत्र की बात करें तो ये अणुसूत्र क्या होंगे, C6H10O5 होगा, C6H10O5 होगा। फिर हम बात करें इसके शॉर्ट्स की कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये देखो जैसे ये मक्का हो गया, गेहूँ, चावल, आलू और भी कई ऐसे हैं एग्जाम्पल है जिनमें स्टार्च पाया जाता है। सिंपल सी हम बात करें तो स्टार्च क्या है, फूड है, एक फूड है। जब प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं तो एक्स्ट्रा फूड को वो किस में स्टोर करते हैं, इसी स्टार्च या मड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। जब इन्हें आवश्यकता होती है तो ये मड क्या करता है, टूट कर इन्हें प्लांट को फूड प्रोवाइड करवा देता है। तो ये अणुसूत्र की हमने बात कर ली, शॉर्ट्स मक्का, गेहूँ, चावल, आलू, ये क्या है, इसके शॉर्ट्स हैं। जो अभी हम बात करें स्टार्च जो है, जो स्टार्च है ये क्या है, 2 टाइप का है। जो स्टार्च है वो 2 टाइप का है। इसके टाइप्स की बात करें तो अल्फा एमाइलोज एंड बीटा एमाइलोज। तो जो 2 टाइप के जो स्टार्च है उसके अंदर 2 टाइप के कौन कौन से हैं, एक तो है अल्फा एमाइलोज, एक है बीटा एमाइलोज। तो स्टार्च का जो सोर्स है वो है मक्का, गेहूँ, चावल एंड आलू। तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्च हमें कहाँ से प्राप्त होगा, आलू, मक्का, गेहूँ, इन सबसे हमें स्टार्च प्राप्त हो जाएगा। स्टार्च कहाँ मिलेगा, प्लांट में मिलेगा, और जो सेल्यूलोज था वो भी कहाँ था, प्लांट में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के हमने पॉलीसेकेराइड की हमने चर्चा कर ली। इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है या जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट की, वो कंप्लीट हुई। यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुई। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।